Hello students, hello all of you. Myself Siddharth Singh and I welcome you all on our online platform of My Classroom. बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th के NSO के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसपे मैं आप लोगों के साथ साइंस सेक्शन के केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेनली इस वाले सेक्शन के अंदर हमने 2018-19 के पेपर को डिस्कस करना है इस वाले सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों पेपर को डिस्कस करने से पहले उसमें से हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा गाइडलाइंस को, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसके साथ क्या क्या गाइडलाइंस होंगी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कोई अदर टाइप का कोई टेक्निकल एरर ना आए पेपर में। उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो बच्चों, गाइडलाइंस पे हम सबसे पहले मूव करें तो सबसे पहले आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर योर इंफॉर्मेशन फिलिंग अप इन दी OMR फॉर्म, जिसमें इंफॉर्मेशन लाइक नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें होंगी जो आपको उस OMR में फिल करनी होंगी। तो उसको आप फिल कर लेना उसी 10 मिनट के अंदर। फिर बच्चों उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पेपर का, अगर मैं सेक्शन डिवीजन समझाऊं आपको तो इस पेपर के अंदर मेनली 3 सेक्शंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और अचीवर सेक्शन। जिसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखो कि किसी भी सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब हमें अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग इज नॉट देयर इन दी पेपर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क के होंगे, और वो मैंने डिस्कस कर लिया कि उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा पार्ट जो OMR होगी वो कुछ इस टाइप की आपको मिलेगी OMR, जिसमें क्वेश्चन नंबर के आगे 4 ब्लॉक्स ABCD करके सर्कल्स में लिखे होंगे। तो बच्चों जहां पे जैसे आपका जो भी आंसर आएगा, लेट से आपने 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर आया B पार्ट, तो 10th क्वेश्चन के आगे जो B पार्ट है उसको आप सर्कल कर दोगे। वो डार्क सर्कल करते ही वो आपका आंसर मार्क हो जाएगा उस OMR के अंदर कि आपने 10th क्वेश्चन का आंसर मार्क किया हुआ है, एंड दैट इज B पार्ट। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी जो हमें पता होनी चाहिए जब आप पेपर को देने जाओगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर सारा अटेम्प्ट करना है। अचीवर सेक्शन 3 नंबर का है, बाकी सारे सेक्शन 1 नंबर के हैं। तो मूव करते हैं 2018-19 के NSO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंस सेक्शन में केमिस्ट्री के। तो हमारे पास ये सबसे पहला पेपर है बच्चों, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन, अ क्लास 7 साइंस टीचर अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसने एक क्लास 7 के एक टीचर ने 4 टेस्ट ट्यूब अरेंज करी और उसमें 10 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑरेंज जूस एक मिक्सचर में डाला। 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 5 ml ऑफ विंडो क्लीनर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 10 ml विनेगर एक में ऐड किया, एंड 1 टीस्पून कर्ड एंड 10 ml ऑफ टेमरिंड जूस एक में ऐड किया। देखो बच्चों, अगर मैं सबसे पहले इसमें मीडियम डिफाइन कर दूं, क्या क्या मीडियम होगा, तो देखो यहाँ पे एक्सेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस टेस्ट ट्यूब का मैं मीडियम डिफाइन कर सकता हूं कि ये बेसिक होगा, क्योंकि एक्सेस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है विच इज अ बेस, तो ये मीडियम को बेसिक करेगा। दूसरा बच्चों, इसमें 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और 5 ml विंडो क्लीनर। तो जो विंडो क्लीनर है विच इज बेसिक, जनरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के होते हैं, लेकिन एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही कर्ड और टेमरिंड, ये भी क्या होते हैं, एसिड्स ही होते हैं। जैसे टेमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है तो वो मीडियम को एसिडिक ही करेगा। एंड 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 10 ml ऑफ विनेगर। विनेगर एसिडिक एसिड, वीक एसिड है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो उससे ज्यादा क्वांटिटी में भी है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है वो भी क्या होगी बच्चों, बेसिक इन नेचर। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इज बेसिक, एंड सेकंड एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर जो उसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का एसिडिक नेचर। तो अब हम एसिडिक नेचर अगर मुझे पता चल गया तो मैं इंडिकेटर्स की मदद से डिफाइन कर सकता हूं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि इंडिकेटर्स का कहां किस चीज में क्या कलर चेंज आता है। जैसे फेनोप्थिलिन इंडिकेटर कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन बेसिक मीडियम। तो ये सब कलर चेंजेस का आइडिया हमें होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंडिकेटर्स एसिड बेसिस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। अभी तक के प्रीवियस ईयर जो हम 2020-22 में
2022 तक अगर मैं सारे प्रीवियस ईयर देखूं तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के काफी सारे क्वेश्चन इंडिकेटर बेस्ड एसिडिक मीडियम में क्या कलर चेंज होगा इसके बेसिस पे काफी सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आइए इनके स्टेटमेंट्स देखते हैं। कह रहा है इन टेस्ट ट्यूब 1 and 3 टर्मरिक सोल्यूशन रिमेन्स येलो। देखो ये तो बेसिक सॉल्यूशंस है और बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है रेड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। फिर कह रहा है इन दी टेस्ट ट्यूब सेकंड एंड फोर्थ चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स मेजेंटा। देखो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो मेजेंटा में कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज उसका अगर मैं डिफाइन करूं तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एसिडिक मीडियम में कलर चेंज मेजेंटा, तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन दी टेस्ट ट्यूब 1 and 3, तो 1 और 3 बेसिक है, रेड तो एसिडिक मीडियम में होता है। और फिनोप्थलीन टर्न्स पिंक इन दी टेस्ट ट्यूब 2 and 4, फिनोप्थलीन का कलर चेंज एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है, पिंक तो बेसिक मीडियम में होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी पार्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 6 फ्रॉम द गिवन लिस्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब अगर आपने इन प्रोसेस को करवा दिया तो आप इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये मुझे डिफाइन करना है। जैसे पहला है हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ एन अर्दन पिक्चर, दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, फॉलिंग ऑफ ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म, फिलिंग ऑफ बकेट विद वाटर, रस्टिंग ऑफ बाइसाइकिल एंड डाइजेशन ऑफ फूड। देखो बच्चों इस वाले केस में ये पूछ रहा है कि कौन से केस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। देखो ब्रेकिंग ऑफ एन अर्दन पिक्चर, एक बार अगर अर्दन पिक्चर वो टूट गया तो वो अपने सेगमेंट्स में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो आप उसे वापस थोड़ी बना सकते हो। मतलब एक बार टूट गया तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम फ्रीज हो गई तो उसको आप वापस मेल्ट डाउन तो कर सकते हो ना, फ्रीजर में से निकाल के रख दो रूम में, अपने आप वापस मेल्ट डाउन हो जाएगी। दैट मीन्स फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम कैन बी रिवर्स्ड, वो इसका आंसर नहीं होगा। फॉलिंग ऑफ ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म, एक बार पेड़ टूट के स्टॉर्म में बाहर निकल के टूट गया तो वो वापस नहीं लगेगा, दैट मीन्स इट ऑल्सो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फिर फिलिंग ऑफ बकेट विद वाटर, आपने बकेट में पानी डाला तो वापस पानी निकाला भी जा सकता है, इट कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ बाइसाइकिल, देखो अगर रस्ट लग जाता है एक बार बाइसाइकिल पे तो उसके रस्ट को आप वहां से हटा थोड़ी सकते हो, पार्ट्स बदल सकते हो, बट रस्ट वहां हो गया आयरन तो फिर वो रस्टेड ही रहेगा, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया तो वापस उससे आप खाना थोड़ी बना सकते हो, वो डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, खत्म कहानी, दैट मीन्स इट ऑल्सो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो क्या क्या करेक्ट आंसर आ गया, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर दी प्रोसेसेस which cannot be reversed in these cases। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, एक बहुत बेसिक सा हमारा डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स में ही बस पूछा हुआ था कौन से प्रोसेसेस रिवर्स्ड हो सकते हैं और कौन से प्रोसेसेस का रिवर्सिबल इज नॉट, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, पहली स्टेटमेंट तो सही है, लाइम वाटर CaO को पानी में डाल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो लाइम वाटर है उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज, सही बात है ये भी, अगर मैं O3 को ब्रेक डाउन कर रहा हूं इनटू O2 तो ये एक टाइप का क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया बच्चों। O3 कन्वर्ट्स टू O2, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट इज अ फिजिकल चेंज, ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है। अगर मैं बायोगैस के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं फ्रॉम द एनिमल वेस्ट तो इसमें तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, तो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, तो सही बात है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर एसेंशियल होते हैं, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट या हमारा आंसर कौन सा हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट इज अ फिजिकल चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। देखो सही स्टेटमेंट है, एक एसिड है HCl, उसकी रिएक्शन आपने NaOH बेस के साथ कराई तो इनकी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट NaCl प्रोड्यूस होता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दैट एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। फिर सेकंड ये कह रहा है कि सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। देखो स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि सॉल्ट कैन बी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। ये बात ठीक है कि इससे सॉल्ट बन रहा है, बट सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आप बोल सकते हो कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो ये इसका आंसर हो गया इस वाले केस में। फिर बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है और आंसर मार्क करना है। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी मेड स्लोअर बाय लोडिंग। ये तो गलत स्टेटमेंट है, सेडिमेंटेशन को हम स्लो लोडिंग से नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंट्रिफिकेशन इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर सेपरेटिंग प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम द ब्लड। ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है। सेंट्रिफिकेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम उसे बीकर में रख के बहुत तेज तेज उसे राउंड में घुमाते हैं, जिसकी वजह से हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन करने लगते हैं जब आप उसे बहुत तेज घुमाते हो। तो सेंट्रिफिकेशन टेक्निक्स में हम यही करते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को फ्रॉम द ब्लड सेपरेट आउट करते हैं। तो ये एक सही स्टेटमेंट हो गई। A solution in which some more solute can be dissolved is called saturated solution। बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वो होता है ना कि जिसमें जितना सोल्यूट ऐड हो सकता था उतना आपने कर दिया। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप उसमें फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी गलत है कि आप उसमें और सोल्यूट डाल सकते हो सैचुरेटेड, वो तो अनसैचुरेटेड होगा तब डाल सकते हो। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क एंड हे फ्रॉम ग्रेन्स। सही स्टेटमेंट है बच्चों ये। विनोइंग, वो जो हम उसे हवा से उसके अंदर के लाइटर डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको हटाते हैं तो वो विनोइंग से ही सेपरेट किए जाते हैं हस्क एंड हे फ्रॉम ग्रेन्स। मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं इस वाले केस में सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब जो आपकी OMR होगी उसमें ये जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप उसके आगे बी पार्ट को सर्कल कर दोगे और आपका आंसर वहां पे मार्क हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों हमें इस कॉलम को इसके करेक्ट आंसर से मैच करना है। देखो सबसे पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो वो यूज होता है इन फायर एक्सटिंग्विशर NaHCO3। नाइट्री की बात करी जाए तो वो KNO3 वाले जो होते हैं इट इज यूज्ड इन फायरवर्क्स। जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसके अंदर KNO3 नाइट्री यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लू विट्रॉल। देखो बच्चों ब्लू विट्रॉल इट इज वर्क एज एन फंगीसाइड। जो ब्लू विट्रॉल होता है इट इज वर्क एज एन फंगीसाइड। फिटकरी आपने देखा भी होगा डे टू डे लाइफ में, इसका एक एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन जो वो फिटकरी होती है, वो ओपेक सी एक व्हाइट कलर की जो फिटकरी होती है, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए फिटकरी ऐड करी जाती है। तो इसके करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, मेकिंग फायरवर्क्स, एज अ फंगीसाइड एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जैसे P से फोर्थ, तो ये P से फोर्थ मैच करा दिया, सेकंड से फर्स्ट, जो Q है उससे फर्स्ट ऐसे मैच करा दिया, और आप इसी तरीके से अपने डिफाइन करोगे आंसर इन चारों में से। मतलब मैच द कॉलम के हिसाब से आप देख लोगे कौन सा उससे मैच कर रहा है और फिर उसके डिफाइंड आंसर मार्क कर दोगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ चेंजेस डिफाइन करे हुए हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर, और बोला हुआ है इसमें से इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और रिवर्सिबल फिजिकल चेंज बताओ कौन कौन से होंगे। तो देखो फर्स्ट है मेकिंग एल्मीरा फ्रॉम वुड। तो एल्मीरा का वुड से बनना इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज,
लेकिन इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। एक बार अगर वो बन गया तो आप उसे इरिवर्सिबली वो फिजिकल चेंज हुआ है, रिवर्स नहीं हो सकता। फिर गैल्वेनाइजेशन इज ऑफ एन आयरन पॉट, तो आयरन पॉट पे गैल्वेनाइजेशन करना क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। फिर उसके बाद मेकिंग एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करके हमने एक एरोप्लेन बना दिया, तो ये एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, वापस उसको खोल के पेपर बना देना। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। देखो एयर पॉल्यूशन जैसे SO2 है, तो वो रेन में वाटर के साथ मिक्स होके उसके मीडियम को एसिडिक कर देता है। SO2 वाटर में हाइड्रोलाइज होके H2SO3 बना रहा है, विच प्रोड्यूसेस एसिड, जिसकी वजह से मीडियम एसिडिक हो गया। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड फ्रॉम एयर पॉल्यूटेंट्स इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ वेज, वेज क्या है, वो जैसे वो पॉट होते हैं ना घर पे, वो अगर गिर के टूट गया तो वो फिजिकल चेंज ही तो है, कोई नया सब्सटेंस तो उसमें फॉर्म नहीं हुआ, बस इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, क्योंकि एक बार टूटा तो फिर आप उसे जोड़ नहीं पाओगे उस मैनर में जैसा वो परफेक्टली पहले था। तो फर्स्ट दैट इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, ए और एफ हो गए, ए और एफ। सेकंड BDE इसके कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल चेंजेस है। और थर्ड C मेकिंग एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पेपर, इट इज अ रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का इस रिस्पेक्ट में। फिर चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि उसने एक कंडीशन दी कि एक नमिता ने 4 लिक्विड्स लिए 1 2 3 4, और इन लिक्विड को उसने 4 बीकर में फिल किया वाटर के साथ सेपरेटली और उनको स्टर किया, और जो ऑब्जर्वेशन उसको मिली उसने वो ऑब्जर्वेशन डिफाइन करी। मिसेबल मतलब वो दोनों लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सअप हो गए, इमिसेबल मतलब वो दोनों मिक्स नहीं हुए, 2 लेयर्स आ गई अलग अलग। तो पूछ रहा है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से लिक्विड्स होंगे इस केस के अंदर, मुझे डिफाइन करने हैं। तो देखो इसने सबसे पहला बोला है लिक्विड 1 प्लस वाटर इमिसेबल लिक्विड्स है। देखो लिक्विड 1 प्लस वाटर अगर इमिसेबल है मतलब डिसॉल्व नहीं कर रहे, तो क्या क्या हो सकते हैं। ग्लिसरीन तो डिसॉल्व कर जाता है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, डीजल, वेजिटेबल ये सब डिसॉल्व नहीं करते, मिल्क की डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इमिसेबल मतलब इनमें से कोई केस बन सकता है। फिर लिक्विड 2 विद वाटर फॉर्म्स मिसेबल लिक्विड, तो अल्कोहल हनी दोनों मिसेबल है, ये भी पॉसिबिलिटी यहां से आ रही है, यहां से हमारा आंसर मैच नहीं हुआ इस केस के अंदर। फिर नेक्स्ट थर्ड लिक्विड प्लस वाटर गिव्स इमिसेबल लिक्विड, तो इमिसेबल शुगर सिरप जो है वो तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, मिसेबल बनेगा, बट पेट्रोल उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मोर अप्रोप्रिएट आंसर सी पार्ट हो गया। फिर लास्ट लिक्विड 4 प्लस वाटर मिसेबल है, तो सही है, इंक को वाटर में डालो मिसेबल हो जाता है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया कि फर्स्ट इज वेजिटेबल ऑयल, सेकंड इज हनी, थर्ड इज पेट्रोल एंड फोर्थ इज इंक इन दिस केस। तो ऐसे हम मिसेबिलिटी इमिसेबिलिटी लिक्विड की हमें पता होनी चाहिए फॉर डिफाइनिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनके आंसर्स कैसे आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अचीवर सेक्शन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है अचीवर सेक्शन के अंदर, तो एक बार डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन है, रिएक्शंस कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। देखो अचीवर सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करी गई है कि हमें इस पूरे डायग्राम को समझना है, और इस पैसेज के अंदर जो ये 1 2 3 4 5 मार्क करे हुए हैं उसमें मेंशन कर रहा है कि ये क्या क्या है। तो देखो इसने डिफाइन करा कि जिंक ग्रेन्युल्स हैं, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। तो देखो जिंक की जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट करता है यहां से। तो रिएक्शन ये हो गई जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट फॉर्म्स ZnSO4 प्लस में H2। तो अब इसके आंसर्स मार्क करते जाते हैं। जैसे कह रहा है इन द गिवन फिगर फर्स्ट रिएक्शन टेक प्लेस विच इज अ केमिकल चेंज। तो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब बी और सी में से इसका आंसर हो सकता है। फिर सेकंड ये कह रहा है सेकंड बीइंग मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक ही तो है,
तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, वो उस केस में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव देन डैश प्रोड्यूसेस अ गैस एक्स, तो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इस केस में, विच इज 4, तो 4 कौन सा हो गया? हाइड्रोजन गैस, और इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये आपने जनरल एग्जांपल्स में देखा होगा कि अगर आप बर्निंग कैंडल को या बर्निंग बंसन बर्नर को या सिंपली आप मैच स्टिक को बर्न करके एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके जाते हो जिसके अंदर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो वो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन भी होता है कि अगर वो बॉर्न इट इज बर्निंग विद अ पॉप साउंड, दैट मींस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है जो पॉप साउंड की तरह वहां पे बर्न अप हो रहा है। तो ये हुआ हमारा अचीवर्स सेक्शन का क्वेश्चन, जिसमें हमें रिएक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे कैसे प्रोडक्ट इस केस के अंदर बनेंगे। तो ये थे बच्चों आज के केमिस्ट्री के सेक्शन के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं। बाकी साइंस सेक्शन के बाकी के बायोलॉजी, फिजिक्स या अदर टाइप के जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो सब देखने हैं तो आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, जिसपे आपको और भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट के भी, और उसके अंदर वहां पर जाके आप अपने प्रीवियस ईयर अदर सब्जेक्ट के भी देख सकते हो और डिफाइन कर सकते हो कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो उस पेपर के हिसाब से जो हम देने वाले हैं उसके हिसाब से कितनी अच्छी या कितनी बेकार प्रिपरेशन है, या हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें और किस पार्ट पे काम ज्यादा करना है, या कौन से टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसाइज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल।